हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर है और इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये जो चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को 11th स्टैंडर्ड में ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज ये बहुत ही फैंटास्टिक और इजी चैप्टर है। यस, आपने सही सुना है, बहुत ही इजी चैप्टर है। सो हैव नो फियर व्हेन प्रोफेसर भैया इज हियर। सो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। आप तो बेटा सुनो, आप लोग क्या करते हो कि बेसिकली लेक्चर भी देख रहे हो, साथ में आप लोग व्हाट्सएप भी चेक करते जा रहे हो। ऐसा मत करो, प्लीज बंद करो उस व्हाट्सएप को। तो जो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपके हाथ में जो फोन है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन खुली रहना चाहिए, वो है यूट्यूब। और पूरा लेक्चर स्टार्ट टू एंड आपको देखना है, बाकी सारी चीजों को बंद कर देना है। तो सब कुछ हटा दो, सारे के सारे जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे हैं सबको बंद कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो एक महीना है आपके पास बचा हुआ, इसमें आपको पूरी जान लगा के पढ़ाई करना है एमएसटी सीईटी की। जो 11th में इस वक्त बच्चे हैं उनके लिए भी ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले साल। तो जो 2024 के लिए देख रहे हैं, जो 2025 के लिए देख रहे हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सारे के सारे फॉर्मूले डिटेल में सिखाने वाला हूं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और वो सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसलिए हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज तक सीईटी में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं, वही मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स मतलब यानी कि मैंने रखे हैं और जो फॉर्मूले मैं आपको समझा रहा हूं उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, यानी कि आप ये फॉर्मूले यूज करके आप पूरा का पूरा सीईटी का पेपर सॉल्व बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि वीडियो के स्टार्ट टू एंड तक बिल्कुल बने रहिए। लेकिन वहां जाने से पहले, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे ही आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप लोग प्रोफेसर ऑफ साइंस ये टाइप कर लीजिए, सर्च करिए। सर्च करते ही मेरा चैनल आ जाएगा। चैनल आने के बाद आपको ये करना है कि प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। बहुत सारे बच्चे होम पे, वीडियो पे, अलग अलग चीजों पे क्लिक करते हैं, ऐसा मत करिए। आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए बिकॉज प्लेलिस्ट में सारी जान है, सारा खजाना यहां छुपा हुआ है। तो जो हमारा ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच है, वो बैच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर काफी सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और भी इसमें लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीईटी के बैच में। उसके अलावा जो बच्चे अभी 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, 11th में पढ़ाई कर रहे हैं और 12th में जाने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि आपके 12th के लिए भी यहाँ पर जो 12th के प्रैक्टिकल्स हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स जो आपको कॉलेज में करवाए जाते हैं, वो प्रैक्टिकल्स और वो एक्टिविटीज मैंने खुद कॉलेज में जाके परफॉर्म की हैं और उसको मैंने रिकॉर्ड किया है। तो बहुत मेहनत लगी है इन दोनों चीजों को करने के लिए, तो इससे जरा भी वेस्ट मत जाने दीजिए। डिटेल में देखिए, अरे एक एक चीज आपको समझ में आएगी। यहां तक कि इसमें इतनी डिटेल बातें मैंने की हैं कि आपको वाइवा में क्या बोलना है वो भी समझ में आएगा, एक एक तार कैसे जोड़ना है वो भी समझ में आएगा। तो सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो 11th में है इस वक्त और जो 12th में इस वक्त, दोनों के लिए 11th 12th दोनों के लिए ये दो प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 11th के वन शॉट्स है ना, 11th फिजिक्स वन शॉट महाराष्ट्र बोर्ड, और दूसरा है 12th फिजिक्स वन शॉट महाराष्ट्र बोर्ड। ये दोनों प्लेलिस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस प्लेलिस्ट में से सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो सीईटी के हैं वो पूरे के पूरे पढ़ लीजिए। वैसे इसमें भी सारे के सारे चैप्टर्स, पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स जो आपके महाराष्ट्र सीईटी में आते हैं, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल सीईटी एग्जाम में आते हैं, वो सारे के सारे 16 चैप्टर्स आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए। अरे बाबा रुको, कौन है वो पीछे मस्ती कर रहा है? अरे बेटा ध्यान दो इधर, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। तो लिसन वेरी केयरफुली, ये पूरा का पूरा आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा ध्यान से देख लीजिए। जब आप इसे पूरा ध्यान से देखेंगे, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत 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 क्लियर हो जाएंगे। आपकी फिजिक्स की नॉलेज 5 से 6 गुना बढ़ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपने भले ही कॉलेज में कुछ भी सुना हो, कॉलेज में कितना भी पढ़ा हो, आपने क्लासेस में कितना भी पढ़ा हो, मैं गारंटी देता हूं कि आप जब इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ज्यादा ही सीखने मिलेगा। तो सारे महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार ये वीडियोस को अच्छे से देखिए, तो आपके 11th 12th का जो फिजिक्स है बहुत ही अच्छा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हैं और वैसे बहुत सारी और भी चीजें मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं, वो सब आप लोग बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, कुछ फनी चीजें भी हैं, डायनासोर्स का यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ है, 1 मिनट साइंस है, बहुत सारी चीजें। एनीवे, सो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इंट्रोडक्शन करते हैं बंद और यहां से लेक्चर करते हैं शुरू। तो जो कोई भी बच्चा मेरे इस वीडियो का टाइम स्टैंपिंग करेगा, यानी कि कहां पे मैंने क्या सिखाया है वो टाइम डालेगा कमेंट में,
तो उसकी जो कमेंट है मैं पिन कर दूंगा और बाकी लोग भी उसका फायदा उठा पाएंगे, और आप खुद भी जब रिवाइज करेंगे वापस से इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी इसका फायदा उठा पाएंगे। और ये टाइम स्टैंपिंग से होगा क्या कि आप लोग पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखेंगे और कम से कम एक बार अगर पूरा वीडियो आपकी नजरों के सामने से गुजर गया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 नहीं एक्चुअल में ये लेसन नंबर 4 सीईटी के हिसाब से। सो ये लेसन नंबर 4 ये हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं बार बार कहता हूं, अभी भी बताऊंगा कि 11th के 8 चैप्टर्स और 12th के पूरे 16 चैप्टर्स, ये 24 चैप्टर्स जो हैं ये आपके सीईटी में आने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, जबकि आपको मालूम है 11th में 8 चैप्टर नहीं है, 11th में 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, लेकिन उसमें से 8 ही सीईटी में आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लेसन नंबर 4 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसलिए इसका नाम आप देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 4th चैप्टर L4 लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं नीचे। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र सीईटी बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भले लिखूंगा कि ये 2024 के लिए है, लेकिन ये 2024-25 दोनों को काम आएगा। जो भी बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड का भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि बेटा दिल से पढ़ाई करो, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े कि सर हमें 11th ही क्लियर नहीं हुआ, हम 12th कहां से समझेंगे, हम 12th में सीईटी कहां से देंगे। और सीईटी को हल्के में मत लेना। सीईटी करके कितने लोग आगे बढ़े जिंदगी में, इसकी अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूं तो बहुत टाइम चला जाएगा। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं जो सीईटी करके इस वक्त यूएसए में बहुत अच्छा पैकेज उठा रहे हैं। यूएसए में सीईटी किया उन्होंने और एक अच्छे कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग किया और उसके बाद डायरेक्टली यूएसए निकल गए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, सबके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्लीज 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 आप लोग सीईटी के लेक्चर्स को हल्के में मत लीजिए। रोज शाम को 7:30 बजे मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, 7:30 बजे आप लोग मुझसे जुड़िए। ठीक है, हर रोज लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़िए, आप लोग इसका फायदा उठाइए। ओके, तो चलिए आ जाते हैं फॉर्मूले पर। तो यहां पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट वो क्या है, आइए ध्यान से देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। तो ये सारी चीजें क्या है मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सो ये देखिए, अगर एक रॉड है जिसकी कुछ तो लंबाई थी L0, ठीक है, कब, जब टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा तो ये रॉड लंबी हो जाएगी, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो इसकी लंबाई बढ़ के हो जाएगी L, कुछ और लंबाई हो चुकी है, अब ये L0 नहीं रही। तो पहले मान लो कि ये 100 सेंटीमीटर लंबा था, अब शायद 105 सेंटीमीटर लंबा है या 102 सेंटीमीटर लंबा है, समथिंग लाइक दैट। तो क्या देखा गया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो फाइनल लंबाई है वो होती है इनिशियल लंबाई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा मतलब टेम्परेचर, यहां पे थीटा एंगल नहीं है, यहां पे थीटा एंगल नहीं है बच्चा, यहां पे थीटा जो सिंबल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है टेम्परेचर के लिए, बात याद रखना। बिकॉज कहीं कहीं पर हमें जो टी है वो टाइम के लिए यूज करना पड़ेगा, टाइम के लिए, इस चैप्टर में टी टाइम के लिए यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा यूज करने वाले हैं ज्यादातर। ठीक है, ओके। तो L इक्वल्स, तो देखो फाइनल लंबाई इज इनिशियल लंबाई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जहां पे अल्फा जो है उसे हम प्यार से कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये दी हुई रहती है क्वेश्चन में। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसा आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लंबाई थी वो थी 100 सेंटीमीटर, तो अब यहां पे डाल देंगे 100 सेंटीमीटर। और फिर ये पूछेंगे वो लोग कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री ले जाया गया, तो 0 से 30 ले जाया गया, तो डेल्टा थीटा यानी कि टेम्परेचर का जो बदलाव है वो कितना है, 30 डिग्री है ना, 30 माइनस 0 है यानी कि 30 डिग्री है, 30 माइनस 0 यानी कि 30 डिग्री। तो बेसिकली वहां पे वो डाल देंगे और वो लोग बोलेंगे कि अगर अल्फा की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की वैल्यू है 0.002 पर डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल लंबाई क्या होगी। तो फाइनल लंबाई आपको निकालना है, अल्फा की वैल्यू दे दी, डेल्टा थीटा की वैल्यू दे दी, L0 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दे दी,
आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चा? तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, ये तो एक बहुत ही पतली सी रॉड थी। इस रॉड के बजाय अगर मैंने एक शीट ले लिया, शीट है ना, इस तरीके से एक शीट ले लिया, तो शीट का जो एरिया है शुरुआत में वो है A0। कब? जब टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी शीट का एरिया बढ़ जाएगा बाद में, जब मैं उसे हीट करूंगा, गर्म करूंगा, और वो बन जाएगा A एट T डिग्री सेल्सियस। तो लिसन, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला देखो कितना प्यारा है, सेम टू सेम ऐसा दिखता है कि फाइनल एरिया इज इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। तो वहां पर लीनियर एक्सपांशन में अल्फा यूज होता है, लेकिन जो ये एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, एरिया बढ़ रहा है, उसमें बीटा यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? बीटा। सो ये है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। कभी कभार वर्ड सुपरफिशियल या सरफेस एक्सपांशन भी आपको दिखेगा, तो इसे नाम रखने को तो बहुत सारे नाम रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो एरियल एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, सरफेस एक्सपांशन, ओके। एनीवे तो दैट इज द फॉर्मूला। बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। वैसे ही मान लो कोई 3D स्ट्रक्चर है, तो कोई अगर 3D स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक क्यूब था, तो पहले एक छोटू सा क्यूब था जिसकी जो वॉल्यूम थी वो थी V0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब उसे हीट किया गया तो वो छोटू से मोटू हो गया, बड़ा हो गया, और उसकी जो वॉल्यूम आ गई वो आ गई V एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू V0 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा, जहां पे गैमा का नाम अब आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। बोलो कमेंट सेक्शन में फटाक से लिख के बताओ। अच्छा, कमेंट सेक्शन की एक बात ये कि कमेंट सेक्शन में जब भी आप आंसर लिखते हो तो बेटा याद रखो कि आप लोग टाइम भी डाला करो। जैसे कि मान लो 12 मिनट और 6 सेकंड पे सर ने ये बोला है ना, तो 12 मिनट लिखो, 6 सेकंड लिखो और फिर कमेंट लिखो, ताकि मुझे पता रहे ना तुम आंसर किस चीज का दे रहे हो। क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा है, वीडियो तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो है, तो उसमें मैं कहां से ढूंढूं कि आपने कौन सी चीज का आंसर कमेंट में दिया है, तो इसलिए टाइम भी डाला करो। ओके, अब गैमा का आंसर आपने बिल्कुल सही समझ लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, गुड, वेरी नाइस। सो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में ये सारी बातें प्रवेश कर रही हैं। इट्स डैम इजी। तो यही सारी बातें यहां लिखी हुई थी। अब ये जो अल्फा, बीटा, गैमा है, इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है, तो मैं वो भी लिख देता हूं कि आखिर रिश्ता क्या कहलाता है। सो अगर ऐसा देखा जाए कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गैमा की वैल्यू क्या है, तो आंसर आता है 1:2:3। ठीक है, तो इसको हमेशा के लिए याद रख लेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल चीज थी ये, बहुत ही मजेदार चीज थी ये। तो इसको मैं जो है ऐसा बॉक्स में डाल दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। ये हाईलाइटेड पार्ट है कि अल्फा, बीटा, गैमा का रिश्ता इस तरीके से है 1:2:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आ जाते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, सुनिए। तो जिन बच्चों ने भी 11वीं में थर्मल का ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो भी अभी ध्यान से सुन लीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है मालूम है? अगर आपने पानी लिया, मान लो आपने पानी लिया 1 किलो, ठीक है, 1 किलो ले सकते हैं ना। अरे ठीक है भैया, तुम 1 लीटर लेना चाहते हो 1 लीटर ले लो। मैं कह रहा हूं कि मैंने तराजू में डाल के, अरे तराजू में कुछ रखा, उसमें पानी डाला और 1 किलो पानी लिया, ठीक है। तो 1 किलो पानी अगर आपने लिया, उसको आपने गैस पे रखा, तो उस 1 किलो पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मान लो टेम्परेचर था 13 डिग्री, उसको 14 डिग्री बनाना है, समझ में आ रहा है? या 13.5 था तो 14.5 बनाना है, या मान लो कि 20 था, 20 को 21 बनाना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको टेम्परेचर खाली 1 डिग्री बढ़ाना है, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो चीज 1 किलो ही होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी चीज के 1 किलो मास के लिए जो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट चाहिए, वो हीट जो देना पड़ती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये बात आप जानते हैं कि सबको सेम हीट देना नहीं पड़ती, सबको अलग अलग हीट लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पर रखा एक प्याली में, एक कटोरे में मैंने रखा तेल और एक कटोरे में मैंने रखा पानी, दोनों को हीट करना शुरू किया,
तो एक कटोरे में तेल है, एक कटोरे में पानी है, मैं दोनों को 5 मिनट मान लो हीट करता हूं, दोनों 1-1 किलो है, दोनों 1-1 किलो है, सेम टू सेम है, क्वांटिटी सेम है, दोनों को सेम बर्नर पे रखा है, सेम टाइप के बर्नर पे रखा है, सेम आंच पे रखा हुआ है, सेम आंच पर, सेम आग पर रखा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि 2 मिनट के बाद पानी में तो आप हाथ डाल के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन तेल में हाथ डाल के बाहर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तेल में आपका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब तेल फटाक से गर्म हो जाता है। तो तेल की कैपेसिटी, तेल की हीट को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, तेल की औकात कम है। तेल अपने अंदर हीट को समा नहीं सकता। तेल के अंदर जब हीट जाती है तो बाहर वो गर्मी के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, तापमान के फॉर्म में फटाक से नजर आती है। लेकिन पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पानी अपने अंदर हीट समा सकता है, पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग चीजें हैं, अरे दुनिया में जितनी भी चीजें आप देखोगे उसमें पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो भी नेचुरली ऑकरिंग चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा है। पानी की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसीलिए पानी को बाकी चीजों को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। पानी का इस्तेमाल बाकी चीजों को ठंडा करने के लिए यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पानी जब किसी चीज पे डाला जाता है तो पानी उससे हीट तो खींच लेता है, लेकिन खुद ज्यादा गर्म नहीं होता है। अरे वरना अगर कोई गर्म चीज उस पर मैंने पानी डाला और पानी खुद ज्यादा गर्म हो गया तो फायदा क्या रहा। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब पानी किसी से हीट ले तो लेगा लेकिन आसानी से गर्म नहीं होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोग्राम चीज का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एनीवे, वहीं पर अगर हम किलो हटा दें, 1 किलो ना लें बल्कि 1 मोल ले लें, 1 मोल, तो ये बन जाता है मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मोलार स्पेसिफिक हीट। अरे सेम टू सेम फॉर्मूला है भाई, सेम टू सेम, खाली फर्क क्या है, यहाँ पे मास 1 kg है, यहाँ पे मास जो लिया है, मास नहीं लिया, मोल लिया, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। ओके, एनीवे, अबे लेटेंट हीट क्या होती है? तो लेटेंट हीट की एक अलग कहानी है, बहुत ही मजेदार। वो ये है, लेटेंट हीट की कहानी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चा ध्यान दीजिए, ये देखो देखो बच्चा, वो देखो स्नैपचैट पे आ गया। अरे स्नैपचैट पे लोग जो स्ट्रीक भेज रहे हैं बेटा, अरे बंद करो स्नैपचैट यार, कम ऑन। स्ट्रीक्स भेज रहे हैं, तुमको क्या करना है? स्ट्रीक के स्कोर्स बढ़ा के करना क्या है यार? कुछ मिल रहा है क्या उससे? तो लोग रोज स्नैपचैट भेज रहे हैं एक दूसरे को, क्या चल क्या रहा है ये व्हाट्सएप पर? तुम लोग 14-15 साल के बच्चों पहले अच्छे से, मतलब 14-15 साल के नहीं, 15-16 साल के बच्चे, अरे अच्छे से बाबा पहले बड़े तो हो जाओ। तुम लोग को अभी से ये कि मेरे बाबू ने खाना खाया, अरे मेरा बाबू कैसा है, मेरे बाबू ने पानी पिया। अरे बाबा ये सब मत करो प्लीज, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तुम्हारा बाबू तुम्हें भी मिल जाएगा फ्यूचर में, जब तुम लोग बहुत अच्छा कुछ कमाने लगोगे, जब तुम लोग बहुत अच्छा कुछ करियर अचीव कर लोगे। ये बात लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। तुम करियर कुछ बना लो, अच्छे बन जाओ, तो तुम्हें अच्छा वाला बाबू और बाबी जो भी ये सब मिलेगा। ठीक है, सो लिसन वेरी केयरफुली। अरे बाबी बोला तो कुछ लोगों को तो अलग ही सुनाई दे रहा है। अरे बाबी किधर गया रे बाबा? बाबी, बारबी। सो बाबू और बाबी सब मिलेंगे आपको, सो डोंट वरी। सो ध्यान से देखिएगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हाँ, लेटेंट हीट की बात कर रहे थे, तो लेटेंट हीट की कहानी क्या है? लेटेंट हीट की कहानी क्या है? तो देखो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को थीटा कह देते हैं। और यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं, टाइम। टाइम प्लॉट कर दो, ठीक है, या हीट भी प्लॉट कर सकते हो, हीट। सो हीट क्यू है और टेम्परेचर थीटा है। सो हीट देते जा रहे हैं, यानी कि कुछ वक्त तक हीट देते जा रहे हैं या फिर हीट देते जा रहे हैं, कोई भी एक चीज ले लो। लोग नॉर्मली यहां पे टाइम ले लेते हैं, तो हीट दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा देखा गया कि होता यह है कि शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर रुक जाता है। उसके बाद में ऐसा हो जाता है ग्राफ, फिर उसके बाद में ऐसा हो जाता है ग्राफ, फिर उसके बाद में ऐसा हो जाता है ग्राफ। अरे ये चक्कर क्या है? तो इसको मैं समझाता हूं, डोंट वरी, ये हो क्या रहा है, सुनो। मान लो तुम है ना हिमालय पर्वत से जाके, अरे तुम हिमालय पर्वत पे गए, वहां से जाके एक बर्फ तोड़ के ले आए, है ना। तो तुम हिमालय पर्वत पे गए, वहां से बर्फ तोड़ के ले आए। जो बर्फ है उसका टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है, मान लो। अब जब इस बर्फ को तुम हीट करोगे तो कुछ टाइम तक जब हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ के -10 से -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 0 पे पहुंचता है, साइंटिस्ट लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि 0 के बाद टेम्परेचर कुछ समय के लिए बढ़ना बंद हो गया। टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि बर्फ का एक एक कण
पानी में नहीं कन्वर्ट हो जाता, लिक्विड वाटर नहीं बन जाता। लेकिन जैसे ही पूरा बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 100 तक चला जाता है। अब 100 पे पहुंचने के बाद साइंटिस्ट लोग फिर से हैरान हो जाते हैं कि टेम्परेचर कुछ समय के लिए अटक जाता है, 100 डिग्री से बढ़ ही नहीं रहा। अरे हीट देते जा रहे हैं, हीट सप्लाई करते आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, जब तक कि पूरा पानी भाप में, वाफ भी कहते हैं इसको या भाप कहते हैं, स्टीम, जब तक कि पूरा का पूरा पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, अरे पूरा लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। फिर उसके बाद जब हीट स्टीम को मिलती है तो स्टीम बनती है सुपर हीटेड स्टीम। सो 101, 102, 103, 104 ऐसे करके उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए जो टेम्परेचर अटक रहा है, अरे मतलब कुछ टाइम हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर अटक जा रहा है, तो हीट कहीं जाके छुप जा रही है, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। अब हम लेटेंट का मतलब ये होता है छुपा हुआ। तो ये जो पुराने जमाने की भाषाएं थी, लैटिन और ग्रीक भाषाएं, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, वैसे संस्कृत भी काफी पुरानी है, बहुत पुरानी। तो लैटिन और ग्रीक जो ये है, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज जो है, वहां पर लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। क्या होता है? हिडन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। समझ पा रहे हैं बच्चा? सो लेटेंट इज हिडन, तो छुपा हुआ। तो ये जो हीट छुपी हुई है, असलियत में देखो ईमानदारी से देखा जाए तो हीट छुप नहीं रही है। हीट कर क्या रही है मालूम है? जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स, उसको तोड़ रही है। अरे जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स, तो जैसे मान लो कि अभी बर्फ है, बर्फ तो सॉलिड है, सॉलिड के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो उस बॉन्ड को कमजोर कर रही है। तो हीट है ना, अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है। शुरू में बर्फ से बर्फ ही रख रहे थे हम लोग, -10 का बर्फ, -9 का बर्फ, -8 का बर्फ, -7 का बर्फ, -6 का बर्फ। अरे तो भैया पहले बर्फ से बर्फ ही था तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन बाद में ये हुआ कि बर्फ से पानी बना रहे हो, तो भैया बर्फ से पानी बनाने में कुछ तो एनर्जी लगेगी, तो वही एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि वो एनर्जी छुपती नहीं। अरे वो एनर्जी छुप नहीं रही है, वो टेम्परेचर के रूप में बस दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बॉन्ड को लूज करने में काम आ रही है। तभी तो एक सॉलिड, एक बर्फ फ्लो होना स्टार्ट होगा पानी की तरह, लूज होगा तब। समझ गए? तो लेटेंट हीट खाली नाम रख दिया गया है, लेकिन लेटेंट हीट सच में देखा जाए तो ईमानदारी से अच्छा नाम नहीं है, सही नाम नहीं है, क्योंकि वो हीट छुप नहीं रही है बल्कि बॉन्ड तोड़ रही है, बॉन्ड लूज कर रही है। तो फिर जब वो बॉन्ड लूज हो जाता है, पूरा पानी बन जाता है, फिर वो वापस से हीट क्या काम करने लगती है? टेम्परेचर बढ़ाने लगती है। फिर उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ के 100 पहुंच जाता है, फिर से बॉन्ड लूज करती है और फिर पूरा बॉन्ड तोड़ देती है, तो पानी से पूरी भाप बन जाती है। फिर उसके बाद में वापस से टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। सो इसे कहते हैं, ये वाली को, ये जो इधर आइस से वाटर बना रही है, अरे बाबा ये क्या है? यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है, लिक्विड वाटर है, यहाँ पे स्टीम है तो तीनों ही वाटर, अरे तीनों ही पानी है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है तो इसको आइस बोल रहे हैं, लिक्विड स्टेट में वाटर बोलते रहे, और गैसियस स्टेट में स्टीम बोलते रहे, वेपर स्टेट है वो। ठीक है? सो लिसन वेरी केयरफुली कि इसे हम कहते हैं, ये वाली जो हीट जो इस्तेमाल हो रही है ना, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वर्ड भी यूज करते हैं या फ्यूजन वर्ड भी यूज करते हैं, फ्यूजन, दोनों ही वर्ड्स यूज करते हैं। और ये जो हीट है इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर कंडेंसेशन वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मेल्टिंग और फ्यूजन आ जाएगा, वहां पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन आ जाएगा। अरे भाई ध्यान दे रहे हैं कि, अरे देवी जी आप ध्यान दे रही हैं कि नहीं? बच्चा क्या कर रही हैं आप? बेटा इधर ध्यान दो। सो लिसन वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान देंगे कि आइस, वाटर, स्टीम, ये जो सारी चीजें हैं, इसका ये ग्राफ है जो कि आपको एक्सप्लेन कर रहा है लेटेंट हीट क्या होता है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सरल है, खूब सोपा आहे, इट्स डैम इजी। तो ये लेटेंट हीट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस टू 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है? तो 1 kg ऑफ आइस को 1 kg ऑफ वाटर बनाने के काम में जो आता है उसे कहते हैं लेटेंट हीट, और उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर टू 1 kg ऑफ स्टीम। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो 1 kg ऑफ वाटर को 1 kg ऑफ स्टीम बनाने के लिए जो हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और 1 kg ऑफ आइस को 1 kg ऑफ वाटर बनाने के लिए जो हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया बच्चा? आई होप कि सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। इसका यूनिट अगर मैंने लिखना चाहा तो यूनिट क्या होगा बच्चा?
कोई मुझे बता सकता है, कोई महारथी इंसान, इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट? बताइए भाई, बताइए इसका यूनिट क्या होगा बच्चा? इसका यूनिट होगा जूल पर केजी, या फिर अगर पुराने जमाने के यूनिट यूज करेंगे, ये तो एसआई सिस्टम हो गया, नया जमाने का होगा एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम, लेकिन अगर पुराने जमाने का यूज करेंगे तो कैलोरी पर केजी आ जाता है, कैलोरी पर केजी, ठीक है। सो कैलोरी पर केजी आ जाता है, ओके। अच्छा, जूल और कैलोरी के बीच में रिश्ता मालूम है कि नहीं? सो 1 कैलोरी इज 4.18 जूल, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ठीक है, याद रखिए। ओके फाइन, आई होप के सभी के मस्तिष्क में सारी बातें प्रवेश कर रही हैं। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अपना ये था ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किधर गया? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या यूनिट होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट आएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल की जगह पे आ जाएगा कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा। अरे बहुत ही इजी है भाई, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा बच्चा? तो इसका यूनिट आएगा जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये डिग्री सेल्सियस हटा के कभी कभार केल्विन भी यूज होता है, तो मैं भी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि बहुत ज्यादा यूनिट हो जाएंगे वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है, केल्विन भी लिख सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? तो ध्यान से सुन लो, व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? सो टेम्परेचर ग्रेडियंट की कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। तो मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, वी हैव अ रॉड, तो ये है एक रॉड, ठीक है। तो इस रॉड में अगर मैंने क्या किया कि इस रॉड को मैंने रख दिया आग में, कोयले में रख दिया, या फिर मान लो नीचे से आग लगा दिया, तो यहाँ पे आग लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे इसको हीट करके मैं रख रहा हूं। तो यहां पर जो टेम्परेचर है, मान लो इस वक्त है, जो टेम्परेचर है इस वक्त वो है 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब तुम यहां चेक करोगे तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ कम होगा। तो इस वक्त जो टेम्परेचर यहां चल रहा है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो लिसन, जब मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में बांटा, जब हम इसको इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है। मतलब मान लो मैंने इसको यहाँ कट किया, फिर इतना ही दूर यहाँ कट किया, फिर इतने दूर यहाँ कट किया, 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 मतलब इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पर मान लो टेम्परेचर अगर है आपका, मतलब यहाँ पे मान लो 200 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका मान लो ऐसा कुछ हो जाएगा, 160 हो जाएगा। एक मिनट, कलर अच्छा नहीं है, कलर दूसरा ले लेता हूं। सो टेम्परेचर अगर यहां 200 है, यहां 200 है, बहुत बकवास कलर्स चूज हो जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे देखा गया कि 160 रहेगा, फिर यहाँ पर ऐसा मतलब 140 रहेगा, है ना, इस तरीके से रहेगा, मतलब इनके सेम डिफरेंस रहेगा। रुको, 160 यहाँ होगा, 180 यहाँ होगा, फिर ये होगा 140, 120 और 100, है ना, इस तरीके से 100 रहेगा। अरे मतलब सेम डिस्टेंस पर सेम टेम्परेचर का डिफरेंस है। अरे भैया, सेम डिस्टेंस पर सेम टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर कितना गिर रहा है पर यूनिट डिस्टेंस, उसे कहते हैं ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फॉल या फिर राइज भी हो सकता है। राइज इधर से देखने जाओगे तो राइज हो रहा है ना, 100, 120, 140, 160, ठीक है। तो फॉल या फिर राइज, यहां से देखोगे तो फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है 200, 180, 160, 140, 120, 100, और मतलब 100, ठीक है, 120 और 100। तो फॉल और राइज ऑफ, फॉल और राइज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। सो पर यूनिट डिस्टेंस टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो सुनो सुनो सुनो, अरे ये तो बहुत ही बचकानी बात है, सुनो। जैसे वहां पे सामने एसी लगा हुआ है, बराबर, तो अब जो एसी है उसमें जो टेम्परेचर भी मुझे दिखा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मतलब मान लो मैं आगे बढ़ गया आधा फुट, है ना, आधा फुट आगे बढ़ गया, तो टेम्परेचर 23 डिग्री है, मतलब सॉरी 25 डिग्री बढ़ गया टेम्परेचर। क्यों? अब एसी के बाजू में रहोगे तो टेम्परेचर सबसे कम रहेगा, एसी से दूर होते होगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो देखो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एसी पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं, तो टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पे। तो वहाँ पे 24 है, उससे थोड़ा आधा फुट आगे गए तो टेम्परेचर जो है हो गया 25 डिग्री, उससे आधा फुट आगे बढ़े तो हो गया 26 डिग्री, और आगे बढ़े 27 डिग्री, यहाँ पहुंचे 28 डिग्री। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब है कि अगर हर आधे फुट पर टेम्परेचर 1-1 डिग्री बढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा? सो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा
कि टेम्परेचर कितना कितना बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है एवरी 0.5 फीट, है ना। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिग्री, सॉरी 1 नहीं, डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई 0.5 करो तो आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस पर फीट, है ना, 2 डिग्री सेल्सियस पर फीट। वैसे अगर मीटर में देखना तो मीटर में देख सकते हैं। वैसे तो ये जो मैंने यूनिट लिया है बहुत ही रैंडम यूनिट लिया हुआ है, इंपीरियल सिस्टम का है ये, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मान लो कि ना मान लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ी हवेली है, जैसे पुराने जमाने में रहती थी हवेली, और उसमें होता ये था कि वो सामने है ना, सामने एक बॉन फायर होता था जिसमें लकड़ी डालते थे। बॉन फायर होता है ना, वो बॉन फायर के लिए बनाया हुआ होता है, उसके ऊपर चिमनी रहती है। अरे भैया वहां पर ना लकड़ियां जलती रहती हैं और उससे गर्मी महसूस होती है और अपन कुर्सी पे बैठे हुए रहते हैं। याद है आपको जी सिनेमा पे पहले वो मूवीज आया करती थी जिसमें एक बहुत अमीर आदमी होता है जो गाउन पहन के अपनी वो हिलने वाली कुर्सी पे ऐसा हिलता रहता है और सामने आग जलती रहती है। अरे तो भैया वो गर्मी के लिए आग जलाई गई है, तो वो जो वहां पर गर्मी है, वहां पे आग है, वहां पर जो उसके आसपास का टेम्परेचर, जस्ट उस आग के आसपास का टेम्परेचर है, मान लो वो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। वहां से 1 मीटर आगे बढ़े तो हो गया 36 डिग्री सेल्सियस, उससे 1 मीटर और आगे बढ़े तो हो गया 32 डिग्री सेल्सियस। तो 40, फिर 1 मीटर आगे बढ़ने पर 36, फिर 1 मीटर आगे बढ़ने पर 32 यानी कि 32। तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना आएगा, तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा, कितना टेम्परेचर गिर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है पर मीटर। तो ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, बस इतना ही रहेगा, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। तो हर 1 मीटर पे 4 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। बहुत ही बचकानी चीज है यार। अरे जब यहां गर्म करोगे तो यहीं ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, अरे बाबा दूर जब जाओगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। तुम लोग चाहिए तो यहां पर ना थर्मोमीटर लगा के चेक कर सकते हो, तो मैं मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे 180, यहाँ पे 160, यहाँ पे 140, लाइक दैट। चलिए एनीवे, आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें घुस चुकी हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है। ओके, अब आगे आ जाते हैं, ये चीजों को समझते हैं। सो यहां पर अपने पास है क्या, ये मतलब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट से रिलेटेड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखो क्या है, सुनो। ऐसा देखा गया कि अगर कोई रॉड है, सो किसी रॉड में इन स्टेडी स्टेट करी एक चीज होती है, डिटेल में यहां पे बात नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, तो वो मैंने वन शॉट में बताया हुआ है। तो स्टेडी स्टेट जो भी है, चलो ठीक है। तो सुनो, तो स्टेडी स्टेट में देखा गया कि इसमें से जो हीट यहाँ पे जो दी गई, अरे यहाँ इसको गर्म कर रहे हो ना भाई, यहाँ गर्म कर रहे हो, तो यहां से हीट जो वहां फ्लो हो रही है, सो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट यहां से वहां जा रही है, इस रॉड के एक छोर से दूसरे छोर जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड जा रही है। अरे बेटा डिस्टर्ब मत करो, सब लोग ध्यान दो, बच्चा ध्यान दो, शांत रहो। तो जो हीट है जो यहां से यहां जा रही है, वो डिपेंड किस पे करती है, देखा गया तो वो रॉड की मोटाई पे, रॉड का जो एरिया है ना, ये एरिया, इस पे डिपेंड करती है। अगर रॉड मोटी है तो हीट ज्यादा जाती है। वैसे देखा गया कि वो डिपेंड करती है कि हीट कितने टाइम के लिए पास की जा रही है। अरे भैया जब तुम सिर्फ उसको 1 मिनट हीट करोगे तो यहां से वहां कम हीट जाएगी, जब तुम उसको 10 मिनट हीट करोगे तो हीट ज्यादा जाएगी, 1 घंटा हीट करोगे तो हीट और ज्यादा जाएगी। तो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है और साथ में टेम्परेचर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड कर रही है, यानी कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स मतलब होता है सिंपली लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। सो डेल्टा एक्स मतलब यहां से वहां का लंबाई, तो यहां से वहां का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लंबाई, यहां से वहां का टेम्परेचर डिफरेंस। अरे जब मैं यहां से यहां का टेम्परेचर डिफरेंस लूंगा तो लंबाई भी तो पूरी लूंगा ना, लेकिन अगर मैं यहां से यहां का टेम्परेचर डिफरेंस लूंगा तो लंबाई इतनी लूंगा। अबे 200 और 180 जब लूंगा तो रॉड की लंबाई भी कम लूंगा, 200 और 100 लूंगा तो लंबाई पूरी रॉड की लूंगा। समझ गया बच्चा? तो इस तरीके से है। तो यहां पे हम लोग पूरी रॉड की लंबाई लेते हैं अक्सर, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एल, या एल डेल्टा थीटा बाई एल। इसे हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अरे ये वही तो हुआ ना रे बाबा जो भी हम लोग ने देखा। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या था? फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, यही होता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ गए? तो ये सारी बातें ऐसी ऑब्जर्व की गई। अब हम हटा देंगे प्रोपोर्शनैलिटी, तो हमें मिलता है कांस्टेंट। वो कांस्टेंट का नाम है कैपा। क्या नाम है? कैपा। और कैपा का मतलब क्या है? कैपा का मतलब ये है, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सो कैपा ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू टी। सो ये फॉर्मूला हो गया फाइनली।
इस फॉर्मूले को सभी लोग याद कर लेंगे बच्चा, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। सो लोग बोलेंगे कि भाई रॉड में से कितनी हीट पास हुई। अगर रॉड को हीट किया गया 30 मिनट्स के लिए तो 30 मिनट्स यहां डाल दो, और रॉड का एक सिरे पे जो टेम्परेचर है वो 400 है, दूसरे सिरे पे है 300, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा यानी कि 400 माइनस 300 यानी कि 100 डाल दो। फिर रॉड की लंबाई है 2 फीट, तो यहाँ पे 2 फीट डाल दो। फीट में मत डालना, मीटर में डालना, फीट को मीटर में कन्वर्ट करना। फीट दिया रहेगा या मीटर दिया रहेगा या जो भी दिया रहेगा, सेंटीमीटर दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना मीटर में। फिर बोल दिया कि रॉड का एरिया है 2 mm स्क्वायर, तो 2 mm स्क्वायर यहाँ डाल देना, और इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू, जो भी वैल्यू दी जाए वो डाल के आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अरे आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन अ गिवन टाइम इज दिस मच। ओके, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब थर्मल रेजिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हमेशा के लिए रट लेना है। सो थर्मल रेजिस्टेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें क्या रहता है, लेंथ अपॉन कैपा इंटू एरिया लेते हैं, लेंथ अपॉन कैपा इंटू एरिया। ठीक है, सो लेंथ अपॉन कैपा इंटू एरिया, सो लेंथ अपॉन कैपा इंटू एरिया, तो ये हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करूं, इस फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x इधर गया, x उधर गया, अरे x इधर गया, इधर इधर इधर, सो x इधर चला गया, उसके नीचे आ गया कैपा और a आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया T1 माइनस T2 है ना, अपॉन Q बाई टी। अरे ये जो Q, ये जो T है ना, इसको मैं और नीचे के नीचे ले रहा हूं, इस T को मैं नीचे के नीचे ले रहा हूं। ठीक है, Q बाई टी। सो थर्मल रेजिस्टेंस ये भी है, सो दिस इज ऑल्सो थर्मल रेजिस्टेंस। अरे बाबा, अगर तुमको ये मेरा मैथ समझ में नहीं आया तो इसको रट्टा तो मार सकते हो ना। थर्मल रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो एक्स बाई कैपा ए, या फिर एक है टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो क्यू बाई टी। ठीक है, पर यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, सो थर्मल रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूले याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। आपको मालूम है न्यूटन का हाथ यहां भी घुसा हुआ है, न्यूटन हर जगह पर है। सो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सेज। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर गिरता है, मान लो बस चाय है, चाय, तो चाय मान लो 100 डिग्री पे थी, चाय का टेम्परेचर था 100 डिग्री पे। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टेम्परेचर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टाइम। तो ऐसा देखा गया कि चाय 100 से जब नीचे आती है, 100 से जब चाय 90 पे आती है तो बहुत तेज आती है, लेकिन 90 से 80 पे थोड़ा स्लो आती है, 80 से 70 पे और स्लो आती है, और स्लो 70 से 60 पे और स्लो आती है, यानी कि उसको कूल होने को बहुत 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 टाइम बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले टाइम फटाफट कूल हो रही थी, अरे 100 डिग्री पे थी, फटाक से गिरी 90 पे, 90 से 80 पे थोड़ा स्लो गिरी, 80 से 70 पे और स्लो गिरी, 70 से 60 पे और स्लो गिरी, ऐसा करते 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 रूम टेम्परेचर की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रही है। तो इसमें न्यूटन ने फॉर्मूला ये दिया, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ये पता नहीं कोई तो कांस्टेंट है के, जस्ट ऐसे ही याद रख लो, के की वैल्यू ज्यादातर तो इस्तेमाल नहीं होने वाली है, वो कैंसिल हो जाता है हमेशा फॉर्मूले में। अगर के की वैल्यू इस्तेमाल होना होगी तो वो आपको क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, या तो फिर बाकी सारी चीजें दी रहेंगी, वो आपको निकालना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ के का टेंशन मत लो, के ज्यादातर प्रॉब्लम्स में के कैंसिल होगा। सीटी के उठा के सारे प्रॉब्लम्स देख लो पहले के ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कैंसिल हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। बोले तो क्या, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट टाइम या फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब क्या, सुनो, मेरी आदत है हर चीज को एकदम ब्लंट वर्ड्स में, क्रूड वर्ड्स में, इजीएस्ट से इजीएस्ट बना के समझाना। तो अब देखो कितना इजी मैं आपके लिए बना देता हूं आपकी जिंदगी। सुनो, चाय का टेम्परेचर पहले था 80, अब हुआ 79। पहले था 80, अब हुआ 79, 80 से 79 हुआ। तो यहां पे आप डाल दोगे 1 डिग्री सेल्सियस, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस ही गिरा है, और मान लो 1 ही सेकंड में गिरा है, तो यहां पे आप डाल दोगे 1 सेकंड, बराबर है। लेफ्ट साइड में 1 1 कैंसिल हो गया, 1 ही आ गया, खाली 1 आ गया। राइट साइड में यहां पे क्या डालोगे, यहां पे आप डालोगे 80 डिग्री सेल्सियस, जो कि चाय का शुरुआत का टेम्परेचर था, और बाजू का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर मान लो था 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे डाल दोगे 40। इससे आपको के का आंसर मिल जाएगा। तो के यू कैन फाइंड इजीली।
अरे कहने का मतलब ये है कि न्यूटन ये बोल रहा है कि चाय ठंडे होने का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि चाय कितनी गर्म है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से, आसपास के वातावरण के हिसाब से चाय कितनी गर्म है। अगर चाय ज्यादा गर्म है तो रेट ज्यादा होगा टेम्परेचर गिरने का, यानी कि टेम्परेचर जल्दी गिरेगा। और अगर चाय कम गर्म है तो रेट भी कमजोर होगा, रेट भी मतलब कम होगा, धीरे धीरे चाय का टेम्परेचर गिरेगा। अरे भैया यहां पे वो दिख भी रहा है, क्योंकि देखो शुरुआत में टेम्परेचर 80 है, 80 - 40 मतलब बड़ा गैप है, 40 का गैप है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर 40 पे डिपेंड कर रहे हैं। अबे लेकिन बाद में टेम्परेचर जब गिर के, मान लो ये टेम्परेचर गिरते 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 60 पे आ गया, अबे तो 60 और 40 में तो सिर्फ 20 का फर्क है, तो फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर सिर्फ 20 पे डिपेंड करेगा, जो कि कम होगा रेट। समझ गए? तो चाय पहले गर्म है तो जल्दी ठंडी होगी, लेकिन जब वो ठंडी होने लगी है तो वो धीरे धीरे ठंडी होगी, फिर और कम धीरे धीरे ठंडी होगी, और धीरे धीरे ठंडी होगी, और धीरे धीरे ठंडी होगी। तो इससे मैं आपको एक बात बोलूं, जानते हो क्या है? कि पूरी जिंदगी में, अगर थियोरेटिकली देखा जाए, पूरी जिंदगी में यूनिवर्स के खत्म होने तक, यूनिवर्स के मरने तक, ब्रह्मांड तबाह होने तक चाय ठंडी नहीं होगी। चाय रूम टेम्परेचर पे कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बट ये कोई मजाक नहीं है, थियोरेटिकली यही है इसका मतलब। ठीक है, एनीवे सो अभी मैं ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कचरा कर दिया उसको हटा देता हूं, ध्यान से सुनिए। सो न्यूटन कह रहा है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के हिसाब से उसका टेम्परेचर कितना है वो आप वहां पे डाल दीजिए, उस पर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करता है। जो फॉल है तो माइनस भी आ जाता है यहाँ पे माइनस, लेकिन वो माइनस हम लोग जानबूझ के लिख नहीं रहे हैं, बिकॉज इसकी कभी जरूरत पड़ती नहीं, कैंसिल हो जाता है वो। ठीक है, चलिए एनीवे, तो यहां जाके मैक्सिमम चीजें हमारी खल्लास हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स, सॉरी एमसीक्यूज बेसिकली सॉल्व करेंगे। अरे हाँ के ना, आई होप के सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। ठीक है, हाँ के नहीं, सब समझ में आ रहा है बेटा? जो सामने लिखा हुआ है समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो चलो भाई, अब आगे हम लोग जो है एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। सारे के सारे पीवाईक्यूज लिए गए हैं, सो डोंट वरी, सब पीवाईक्यूज है। सीईटी के लेवल की ही पढ़ाई आपको करवाई जा रही है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे क्या दिया है कि एक बॉडी है जो कि कूल हो रही है। तो पहला ही क्वेश्चन न्यूटन के लॉ पे आ गया, 100 डिग्री से 70 डिग्री पे। ठीक है, तो बॉडी कूल हो रही है 100 डिग्री से 70 डिग्री पे। सो यानी कि डेल्टा थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 30 डिग्री सेल्सियस है। 100 में से 70 माइनस कर दो तो 30 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है। कितने टाइम में? 8 सेकेंड में। सो टाइम भी दे दिया गया 8 सेकेंड। इफ द रूम टेम्परेचर, सो डेल्टा टी दे दिया गया है 8 सेकेंड, रूम टेम्परेचर इज 15, तो ये थीटा नॉट की वैल्यू दे दी गई। किसकी वैल्यू दे दी गई है? थीटा नॉट की। अरे सराउंडिंग का टेम्परेचर ना बाबा, ये दे दिया गया। इन लोग बोल रहे हैं कि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सही है मान लो, तो बॉडी को 70 से 40 डिग्री कूल होने में कितना टाइम जाएगा? 70 से 40 कूल होने में। तो देखो 100 से 70 कूल हुआ 8 सेकंड में, 70 से 40 कितनी देर में कूल होगा? तो यहां पर मैं डेल्टा थीटा 1 लिख रहा हूं और यहां पे डेल्टा थीटा 2 लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे डेल्टा T1 लिख रहा हूं और डेल्टा T2 हमें ढूंढना रहेगा। समझ रहे हैं? इन लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई ब्रास का बॉल हो, तो ब्रास मतलब पीतल, पीतल का बॉल हो, पीतल की गेंद हो जो कि 100 डिग्री पे हो, तो 100 से 70 जाने में 8 सेकेंड लगा, तो 70 से 40 जाने में कितना टाइम लगेगा? अब बहुत सारे बच्चे जो फिजिक्स की पढ़ाई करते नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं। अरे भैया जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हें इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे ज्ञान बट रहा है यार, ले लो यार, इतने इतने सारे टीचर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लेक्चर्स देखो, अरे हजारों टीचर्स है यार, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो जब ज्ञान बढ़ रहा है तो लो ना। तो आप एग्जाम में के बैठ जाओगे, देखोगे अच्छा 30 डिग्री गिरा 8 सेकंड में, अरे यहाँ भी तो 30 डिग्री गिर रहा है 70 से 40, तो 8 सेकंड में गिरेगा, तो आंसर 8 टिक करके आ जाओगे, जो कि बिल्कुल गलत और वाहियात जवाब होगा। आपको ये मालूम है कि 8 तो आंसर आ ही नहीं सकता, 8 से कम वाला आंसर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा गर्म कोई चीज है तो वो फटाक से ठंडी होती है, यानी कि कम टाइम में ठंडी होती है। लेकिन बाद में जब उसका टेम्परेचर कम है तो वो धीरे ठंडी होती है, यानी कि टाइम 8 सेकंड से तो ज्यादा ही लगने वाला है। अब देखना यह है कि क्या 10 सेकंड लगता है या 14 सेकंड लगता है। तो इसीलिए ऐसी गड़बड़ मत करना, ठीक है? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो कॉमन सेंस अप्लाई मत करना। फिजिक्स में कॉमन सेंस इज कंप्लीट नॉनसेंस, डोंट अप्लाई कॉमन सेंस, ठीक है? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन का लॉ यूज करेंगे,
सो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी फर्स्ट केस है ना, अरे ये 1 और 1 है ना, तो दोनों को साथ में एक 1 लिख दिया, इज के थीटा 1 माइनस थीटा नॉट। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या है, अरे ये 100 से 70 वाला केस है रे बाबा। अब दूसरा केस क्या है, 70 से 40 वाला, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी सेकेंड वाला केस, इसको लिख दे रहा हूं थीटा 2 माइनस थीटा नॉट। ठीक है, इस तरीके से लिख दे रहा हूं। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर ये सारी वैल्यूज दी हुई है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड्स। ठीक है, फिर के दिया हुआ है। यहां पर सबसे बड़ी दुविधा अब आपको ये होने वाली है कि देखो ये तो पता है थीटा नॉट कितना है, लेकिन थीटा वन आपको पता नहीं है। आप बोलेंगे सर अभी आपने हमें बताया था कि 80 से टेम्परेचर 79 गया, तो यहां पे 80 लेना है जो कि शुरू का टेम्परेचर है। ये मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मतलब एकदम राइट भी नहीं बोला है। देखो क्या होता है ना, सच्चाई में टुकड़ों में आपको परोसता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि आप अचानक में सच्चाई देख के घबरा जाओगे, भाई इसको कैसे निकले, इतना बड़ा निवाला आ गया, कैसे निकले। ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी फेयरली एक्यूरेट है। ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी फेयरली एक्यूरेट है। फेयरली एक्यूरेट का मतलब ये है कि ऐसा करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, आंसर राइट ही आने वाला है। लेकिन जब टेम्परेचर बात चल रही है 80 से 70, मतलब 79 की नहीं बल्कि 80 से मान लो 40 की बात चल रही है, अभी जब इतना टेम्परेचर गिरेगा तो तुम शुरुआत का टेम्परेचर नहीं ले सकते 80। जब इतना बड़ा गैप रहेगा ना, तो 80 पे डिपेंड थोड़ी ना करेगा रेट, तो 80 नहीं बल्कि एवरेज पे डिपेंड करेगा। 80 प्लस 40 बाई 2 इस पे डिपेंड करेगा, इसके एवरेज पे, 80 और 40 के एवरेज पे डिपेंड करेगा। अबे समझो इस बात को, अरे जब टेम्परेचर 80 था, 80 से 79 हुआ, एक ही डिग्री गिर रहा है तो ठीक है ना, 80 पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे लिख दो। अबे लेकिन जब 80 से 40 गिर रहा है तो 80 से 40 के बीच में कितने डिग्री आ रहे हैं यार, 80 से 79 भी होगा तब रेट चेंज हो जाएगा, 79 से 78 होगा तब रेट चेंज हो जाएगा, फिर 78 से 77 होगा, रेट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी फिर राइट साइड में याद रखना कि जब टेम्परेचर डिफरेंस लेफ्ट में बहुत बड़ा दिया तो राइट साइड में एवरेज निकालना, कोई एक टेम्परेचर मत डाल देना, वो रॉन्ग हो जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में वो प्रॉब्लम का आंसर रॉन्ग दिया है, जो लेसन नंबर 7 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक का 11th स्टैंडर्ड का जो आखिरी प्रॉब्लम है जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है, उसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। उन लोगों ने क्या किया है, शुरू का टेम्परेचर यहां डाल दिया है, विच इज बुलशिट, इट्स कंप्लीट बुलशिट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? दैट्स नॉट करेक्ट। करेक्ट होगा एवरेज डालो, तो यहां पे 60 डाल देना, 80 प्लस 40 हो गया 120, 120 बाई 2 60, ऐसा। तो ये याद रखना, अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है इसलिए 80 डाला, अबे तुम लोग को इसका एवरेज निकालना है, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ले लो एवरेज ले लो, तो एवरेज लोगे 80 प्लस 79 बाई 2, तो आंसर आएगा 79.5। अरे क्या बिगाड़ लिया तुम लोगों ने 80 का खाली 79.5 करके, आंसर वही आने वाला है वापस से, 80 लिखो चाहे 79.5 लिखो, लगभग वही आंसर आने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में चीजें बताई थी, ट्रिक के फॉर्म में चीजें बताई थी, बट एकदम एक्यूरेट होना है तो वहां पे राइट साइड पे टेम्परेचर हमेशा एवरेज लिखना होगा। तो 100 से 70 जा रहे हो तो इसका एवरेज लिखना होगा, तो 100 प्लस 70 बाई 2। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले पे, तो चलो रेशियो ले लेते हैं फटाक से ताकि के उड़ जाए। तो लिसन, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 15 ही है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, रूम का टेम्परेचर तो 15 ही है। लेफ्ट साइड में वापस से 30 डिग्री गिर रहा है, लेकिन कितने टाइम में गिर रहा है मालूम नहीं, सो उस टाइम को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा T2। ये पता नहीं भैया कितना है, यही निकालना है। और क्या है, इक्वल टू उधर उड़ा दूं क्या, शिट, मजा नहीं आ रहा, रहने दो, रबर कुछ ज्यादा ही मोटा है यार। ओके एनीवे, यहां ध्यान दीजिए, यहां पे आ जाएगा कितना, 70 प्लस 40 बाई 2, तो 70 प्लस 40 बाई 2, ये एवरेज लेना पड़ेगा। 70 से 40 जा रहा है ना भाई, अबे 100 से 70 जा रहा है तो उसका एवरेज लो, यहाँ पे कितना 70 से 40 जा रहा है तो उसका एवरेज लो, समझ में आया बच्चा? तो यहां से हम कैंसिल कर देंगे, के और के को कैंसिल कर देंगे, ये 30 और 30 को कैंसिल कर देंगे, ये डेल्टा T2 ऊपर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा अब डेल्टा T2 अपॉन 8 इक्वल टू 100 प्लस 70 बाई 2 करेंगे तो 85 आएगा। कितना आएगा बेटा, 85। सो 85 माइनस 15, 85 माइनस 15। नीचे देखो 70 प्लस 40 करोगे तो 55 बाई 2, 55 बाई 2 आया, नहीं सॉरी 55 बाई 2 बोल रहा हूँ, ये आएगा 55 माइनस 15, 55
-15, ओ सॉरी -15, 12 कहां से लिख दिया मैंने, ठीक है, 55 - 15, परफेक्ट। तो अब आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। इस चीज को मैं पेज पलटना नहीं चाह रहा हूं, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं ले रहा हूं ऊपर, यहां ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो। तो अब कितना हो जाएगा, सो अब हो जाएगा डेल्टा T2 इज इक्वल टू 8 इंटू, ये जो 8 है नीचे वाला, ये उधर राइट साइड में चला जाएगा। 85 - 15 करेंगे तो बचेगा 70, 85 - 15 इज 70, और 55 - 15 इज 40, तो 70/40 बचेगा, कितना, 70/40। सो 8 5 40 है ना, एंड 14 5 70, सो 14 सेकेंड्स इज द राइट आंसर। सो कितना आंसर आएगा बच्चा, 14 सेकेंड्स, दैट्स इट। तो 14 सेकंड लगेंगे, देखो कितनी देर में ठंडा हो रहा है, वो 8 ही सेकंड में हो गया था, इसको पूरे के पूरे 14 सेकंड चले। सो इट्स अ ह्यूज टाइम, समझ गए। तो प्लीज 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 गड़बड़ मत करना प्लीज, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे अब तक छुपाई गई थी, अब आपको बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए कि न्यूटन का जो लॉ है, ऐसा देखा गया कि सिर्फ 10 डिग्री के जो टेम्परेचर डिफरेंस है, लेस देन 10 डिग्री, उसी में काम करता है। यानी कि तुम्हारी चाय अगर 50 डिग्री पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 है, तो ही न्यूटन का लॉ बराबर काम करता है। जितना डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब मान लो कि ये 40 और ये 60 है, तो न्यूटन का लॉ एक्यूरेट नहीं रहेगा, थोड़ा सा रॉन्ग आंसर आएगा, थोड़ा सा रॉन्ग। मान लो 70 हो गया और ये 40 है, तो थोड़ा ज्यादा रॉन्ग आएगा। 80 और 40 है तो और ज्यादा रॉन्ग आएगा। तो मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाओगे ना, तो उतना रॉन्ग आंसर आएगा। तो न्यूटन का लॉ असलियत में 10 डिग्री के अंदर अंदर अगर आप चीजें देखते हो ना, तो थोड़ा अच्छा काम करता है, थोड़ा राइट काम करता है, थोड़ा सही काम करता है। सो न्यूटन का लॉ बहुत ही अप्रोक्सीमेट लॉ है, बहुत ही अप्रोक्सीमेट लॉ, इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट लॉ। सो ऑप्शन इज ए, इट ओनली वर्क्स फॉर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A hot body at a temperature T is kept in surrounding of temperature T0। चलो ठीक है, तो भैया एक हॉट बॉडी थी, गर्म बॉडी थी, इसका टेम्परेचर था T, उसको T0 सराउंडिंग में रखा गया। फिर आगे, इट टेक्स टाइम T1 टू कूल। हाँ ठीक है ना, तो टाइम T1 उसको कूल होने को लग रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई T1, ये आ जाएगा K T - T0, न्यूटन का ही लॉ है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इट टेक्स टाइम, एक सेकेंड, इट टेक्स टाइम T1 टू कूल फ्रॉम T2। अच्छा, टेम्परेचर T पे थी, T2 पे आने के लिए उसे टाइम लगा T1, है ना। फिर टाइम T2 लगा T2 से T3 जाने में। एक क्या है रे, कुछ भी, T1 पे थी, T1 से T2 गई तो टाइम T1 लगा, T2 से T3 गई तो टाइम T2 लगा, और T3 से T4 गई तो टाइम T3 लगा। चलो ठीक है, अब सही, अब थोड़ा सेंस बन रहा है। सो T1 से T2 जाने में जो टाइम लगा, T1 से T2 जाने में ये जो टाइम लग रहा है ना, ये जो टाइम लग रहा है T1 से T2 जाने, अरे ये तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसको मत देखो। T1 से T2 जाने में जो टाइम लगा, तो यहाँ पे T1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं T1 + T2/2। तो T1 से T2 जाने का जो टाइम है वो T1 है, T2 से T3 जाने का जो टाइम है वो कितना है, T2 से T3 जाने का जो टाइम है वो T2 है, और फिर T3 से T4 जाने का जो टाइम है वो कितना है, T3 है। बस ये सब बातें बोली गई, हालांकि मुझे लग नहीं रहा कोई काम होगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहे हैं, तो फिर T से T2, इसको भी मैं T1 बोलता हूँ, T1 से T2, T2 से T3 और T3 से T4। अच्छा, मतलब गैप सेम है, मतलब मान लो ये 100 था, मान लो 100 था, ये 90 है, ये 90 था, ये 80 है, ये 80 था, ये 70 है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तब क्या। अब ये तो बहुत ही बचकाना सवाल था, मैंने फालतू में इतना लंबा लंबा लिख के टाइम वेस्ट किया, बहुत ही बचकाना सवाल था, बहुत ही बचकाना, नर्सरी का सवाल है।
इन लोग बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो टाइम क्या सेम लगेगा, T1 T2 T3। गलत, इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम मतलब और ज्यादा लगेगा, कम ज्यादा और ज्यादा। सबसे छोटा टाइम इसको लगेगा, तो T1 इज द स्मॉलेस्ट टाइम, T1 इज द स्मॉलेस्ट, T1 इज द स्मॉलेस्ट किधर है भाई, T1 इज द स्मॉलेस्ट, ये वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। T1 सबसे कम, फिर उससे ज्यादा T2, फिर उससे ज्यादा T3। अबे टाइम जितना ठंडा हो जाओगे उतना ज्यादा टाइम लगने वाला है ना, अरे जितने ठंडे हो जाओगे उतना ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बचकाना सवाल था एकदम। चलो यहां जाते हैं, तो इसलिए सवाल पहले पढ़ लेना चाहिए, है ना, पूरा सवाल पढ़ लेना चाहिए। चलो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें आ रही हैं, क्योंकि मुझे यंग्स मॉडुलस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दो चैप्टर मिला लिए, एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज का चैप्टर दोनों मिला लिए। तो क्या बोला है इसमें, देखो जरा ध्यान से। एक मेटल रॉड है जिसको टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया है ना, एक मेटल रॉड का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है। फिर मेटल रॉड की जो लेंथ है वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस Y है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा है, ठीक है, वो सारी चीजें लिखी है, L A Y अल्फा। व्हेन द रॉड इज हीटेड द वर्क परफॉर्म्ड इज, एक सेकंड, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन, यानी कि फोर्स इनटू स्ट्रेचिंग वाली जो लेंथ है ना, फोर्स इनटू स्ट्रेचिंग वाली लेंथ जितना। अरे बाबा सुनो, एक रॉड है, इसको जब हीट करेंगे तो होगा क्या, ये रॉड लंबी हो जाएगी, तो रॉड की जो लंबाई बड़ी है, जो रॉड की लंबाई बड़ी है उसे बोलते हैं L, तो इतनी लंबाई बढ़ गई, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये रॉड अगर दो दीवारों के बीच में दबी होती तो इसकी लंबाई बढ़ नहीं पाती, तो ये जो ताकत एक्सर्ट करती है ना वो फोर्स है F, समझ गए, वो फोर्स है F। अरे तो धक्का मारती है ना दीवारों को, कोशिश करती धक्का मारने की, भले धक्का मार नहीं पाती वो एक अलग बात है, लेकिन धक्का मारने की कोशिश करती है, कितने फोर्स से, इस फोर्स से, तो इसको बोलते हैं थर्मल फोर्स। सो ये थर्मल फोर्स है और वो है एक्सटेंशन। ओके चलो ये सब बातें छोड़ दो, आगे क्या है, वर्क परफॉर्म कितना होगा। तो W का तो फॉर्मूला भैया है हाफ इंटू F इंटू L। अब F का कुछ करना होगा, L को ऐसे ही रहने देना होगा। F का क्या करें, बट F इज इक्वल्स टू, आपको दिख रहा है ना बेटा, ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेंज करूं कलर, तो वो चेंज करता हूं। बट F क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक सेकंड, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL बाई A स्मॉल l, ये रहता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, ये रहता है। तो यहां से आपको फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से आपको फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू वाई ए स्मॉल l बाई कैपिटल L, है ना, वाई ए स्मॉल l बाई कैपिटल L, वाई ए स्मॉल l बाई कैपिटल L, ये फोर्स का फॉर्मूला आएगा। लेकिन लिसन वेरी केयरफुली, वो तो चीजें मैं चलो यहां पे डाल दूंगा, वाई ए स्मॉल l बाई कैपिटल L, लेकिन ऐसा वाला कोई भी फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे इस L और L का भी कुछ इलाज करना होगा, क्योंकि यहां पे देखो ना स्मॉल l तो है ही नहीं, स्मॉल l का तो यूज ही नहीं किया गया, तो मुझे इसका कुछ इलाज करना होगा। सो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। हमने क्या देखा था कि फाइनल लेंथ जो रहता है वॉज इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये था ना, अरे हाँ के ना बाबा। सो हमने ये चीज देखी थी, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा बन जाएगा। अरे हाँ के ना, एक सेकेंड, जिंदगी को आसान बनाते हैं, जिंदगी को बनाते हैं थोड़ा सा आसान, L0 नाम नहीं रखते हैं वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ जो है उसको बोल देते हैं L, ओरिजिनल लेंथ को L बोल देते हैं L, और फाइनल को L डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अब ये आपको इधर लेके आना है, तो L डैश माइनस L, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा। अब इस L को नीचे लेके आना है, सो देयरफॉर ये बन जाएगा स्मॉल l बाई कैपिटल L इज अल्फा डेल्टा थीटा। कैसे आया ये बच्चा, कैसे आया, बहुत ही सिंपल है, इसको समझिए कि ये जो है आपका फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ, जो लेंथ बढ़ गई वो, और जो लेंथ बढ़ गई वो उसे क्या कहते हैं, स्मॉल l। तो स्मॉल l यहाँ पे आ गया, ओरिजिनल लेंथ इधर आ गया, अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। तो अब मुझे इसकी वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, L बाई L की वैल्यू, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और वही चीज हम लोग यूज करने वाले हैं, देखो कैसे यूज करने वाले हैं, ऊपर एक L मल्टीप्लाई करो, वापस से नीचे एक L मल्टीप्लाई करो, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। सो ये चीज बन जाएगी आपकी हाफ वाई ए
एल स्क्वायर एल बाई एल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से, हाफ वाई ए एल स्क्वायर एल बाई एल स्क्वायर, हाँ क्या ना। अब वो एल स्क्वायर को हटा के आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर। सो यहां पे आपका आ जाएगा देयरफॉर वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आपका आ जाएगा हाफ वाई ए अल्फा स्क्वायर टेम्परेचर का मतलब स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर और एल आ जाएगा। समझ गए, इस तरीके से आ जाएगा। और यहां पे क्या बोला है, मेटल इज रॉड इज हीटेड टू T डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से T डिग्री गए हैं तो डेल्टा थीटा की वैल्यू T आ जाएगी। सो 1/2 वाई ए अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एल, परफेक्ट। सो वाई ए एल अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं, कर लगे ना रे सगळे ना, अरे बाबा थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा रे। तो देखो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर अगर समझो आपने नहीं पढ़ा होता तो फिर आपको ये सवाल करने को आता कि नहीं करने आता, बिकॉज आपको मालूम ही नहीं होता ना कि वर्क इज हाफ इनटू फोर्स इनटू एक्सटेंशन। तो इसीलिए 11th का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अरे 12th में आप लोग चले जाओगे और सोचोगे कि 11th का कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है ये, ठीक है। बल्कि 11th के एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट किसी दूसरे चैप्टर में भी यूज हो सकता है, और 11th के सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट 12th के किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। तो इसीलिए पूरा फिजिक्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 11th की पूरी प्लेलिस्ट 12th की पूरी प्लेलिस्ट देख डालो एक बार, ठीक है। तो आपको सारी चीजें सब कुछ आ जाएगा यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ सब कुछ आ जाएगा। एक बार दिल से पढ़ाई तो करो यार, इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियोस बनाते हैं बट आप लोग दिल से पढ़ाई करते ही नहीं हो, यही तो गलती है। लास्ट में पढ़ाई करते हो, क्या हो जाएगा उससे यार, आखिरी एक दिन में पढ़ाई करते हो। ओके एनीवे, चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, एक मेटल रॉड है जिसका यंग्स मॉडुलस y है। चलो वापस से वही वाला सवाल आ गया जिसमें यंग्स मॉडुलस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यूज हो रहा है। तो एक मेटल रॉड है जिसका यंग्स मॉडुलस y है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, टेम्परेचर उसका बढ़ाया गया डेल्टा थीटा से, लीनियर स्ट्रेस टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज हाउ मच। तो स्ट्रेस पूछा है, लीनियर स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया पूछा है, स्ट्रेस पूछा है, फोर्स अपॉन एरिया पूछा है, कितना होगा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। सो हमें मालूम है कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज अल्फा डेल्टा थीटा, यानी कि L/L की वैल्यू अब हमेशा के लिए हमें याद हो गई है, अल्फा डेल्टा थीटा होता है। इतना ही नहीं, हमें यह भी याद हो गया है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है FL/AL। तो F होता है, मतलब FA होता है, देखो सुनो, F होता है YAL/L, लेकिन हमें F/A चाहिए, सो F/A होता है क्या, YL/L, ठीक है, YL/L। तो अब सुनो, F/A हमें चाहिए था, यानी कि स्ट्रेस हमें चाहिए था, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई तो रहेगा, L/L की यहाँ पे आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे कर लगे ना रे, खूब सोपा होता रहे, इट वॉज डैम इजी। अरे आपके मेंदू में, आपके भेजे में मेरी बातें घुस रही है बच्चा, समझ में आ रहा है, इट्स डैम इजी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक मेटल रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, हाँ, तो मेटल रॉड का एरिया दिया हुआ है भाई, ध्यान से देखो। सो एरिया ए की वैल्यू दी हुई है, उसको वर्टिकली लटकाया गया एक रॉड को, उसकी लेंथ थी शुरुआत में 0.4 मीटर, तो ये शुरुआत की लेंथ है, मतलब L है, और टेम्परेचर था उस वक्त θ1 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ द रॉड इज कूल्ड अप टू, अच्छा रॉड को कूल किया गया, तो रॉड को जो कूल किया गया 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब θ2 जो है उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर क्या है, तो वो छोटी होगी, जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज लंबी है गर्म होने पर तो ठंडी होने पर वो सिकुड़ेगी, छोटी होगी, वो तो बात सही है, लेकिन उसको सिकुड़ने से रोकना है, मतलब वो जितना सिकुड़ने वाली, अरे मान लो रे बाबा, मान लो 0.4 मीटर की थी, 0.4 मीटर बोले तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से वो होना चाहती है 38 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सिकुड़ना चाहती है, तो 2 सेंटीमीटर में चाहूं तो उसको खींच सकता हूं ना, लंबा कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, अरे भैया उस पर वजन लटका के। तो लोग यही बोल रहे हैं कि अगर मास लटकाया गया ताकि वो सिकुड़े नहीं, ये जो डेल्टा एल छोटा हो रहा है ये छोटा ना हो, तो फिर कितना मास लटकाना पड़ेगा।
और यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, अल्फा की वैल्यू दी गई, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी दिया गया है और यंग्स मॉडुलस भी दिया गया है। चलो ठीक है, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो हमें मास लटकाना है, इतना तो तय है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। तो ये जो फोर्स है कौन सा, वजन वाला, क्या चल रहा है बे ससुरा, हाँ, तो ये जो फोर्स है वजन वाला mg वाला, ये किसके बराबर होना चाहिए, थर्मल फोर्स के बराबर। और थर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, y अल्फा डेल्टा थीटा इंटू एरिया, ये था थर्मल फोर्स। अबे देख लो इस फॉर्मूले में आ गया था, किधर गया था ये, तो इधर ही आ गया था, किधर है, थर्मल स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू है y अल्फा डेल्टा थीटा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे भाई फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y अल्फा डेल्टा थीटा, अरे बाबा हाँ के ना, y ए अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है बच्चा। सो इस तरीके से हो जाएगा, सो फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ओके फाइन। सो F इज इक्वल्स टू, मंडे से बहुत लोगों का एग्जाम है शायद, है ना, मंडे से एग्जाम है। कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि भाई 11th वाले बच्चों की एक मैराथन क्लास ले लूं, लेकिन अभी के अपने पास ऑडियंस इतनी कम है कि बेटा मजा ही नहीं आता, बहुत अजीब लगता है, व्यूअर्स काफी कम है अपने, ना के बराबर है ही नहीं, तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं शौक में। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली, ये रहता है फोर्स, तो इन लोग दोनों को बराबर होना होगा, तभी बराबर होगा, तभी भैया इंक्रीज नहीं होगी लेंथ, तभी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो सुनो, तो mg इज इक्वल्स टू y अल्फा डेल्टा थीटा इंटू ए, ऐसा होना चाहिए। तो m की वैल्यू निकालना है, चलो निकाल लेंगे, y दिया है, अल्फा दिया है, डेल्टा थीटा दिया है, एरिया दिया है, सब तो दिया है यार, m आ जाएगा। सो m इज y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, सो y की वैल्यू है 10⁻11। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू दी है क्या, हाँ 10⁻5 दिया है, ठीक है। डेल्टा थीटा की वैल्यू है क्या, हाँ 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो 100। और ए की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई ये जी की वैल्यू, जी नीचे जाएगा ना, अरे जी नीचे जाएगा भाई, तो जी की वैल्यू 10, उन लोग ने बोला 10 ले लो, अरे हाँ कि ना रे बाबा, अरे सुन रहे हैं कि आप ध्यान से सुन रहे, बेटा रुको, क्या कर रहे हो यार, इधर ध्यान दो बेटा, प्लीज इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनिए। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहां से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 10 × 10⁻6 होता है 10⁻5, और ये मिलके बन गया 10⁻10, और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 10। तो मास आ गया 10 किलो, एक 10 नहीं 3 भी तो है, तो 30 किलो आ गया, 30 kg इज द राइट आंसर। अरे 3 × 10 आ रहा है ना भाई, सो 30 kg, सो 3 × 10, 30 किलो वजन लटकाना पड़ेगा ताकि वो जो 2 सेंटीमीटर कम होने वाला है वो कम ना हो, यानी कि अरे बाबा जो वजन का फोर्स है वो इस कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को बैलेंस कर ले जाए। अरे तो कोई रॉड थी इतनी लंबी, उसे किया ठंडा, वो जाना चाहती है ऊपर, वजन लटका दिया, वापस से आ गया नीचे, उधर के उधर ही आ गया, तो इसका इफेक्ट उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, यानी कि जो थर्मल फोर्स था जो ऊपर ले जाना चाहता था और ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे ले जाना चाहता था बराबर हो गया। समझ गए? अरे भैया दिमाग में घुस रही बात है कि नहीं? अगर आप लोग को मेरे लेक्चर पसंद आते हैं बच्चा, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो जो महाराष्ट्र के कोने कोने में लोग बैठे हुए हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग एप्लीकेशन पर जाके कोर्स नहीं खरीद सकते, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इस वक्त पेड बैचेस चला रहे हैं, फ्री बैच कोई भी नहीं चला रहा है, तो फ्री बैच हमारा जो चल रहा है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स CET बैच, इसको फैलाओ ना यार। तो ये बैच उन लोग के तो काम आएगा ना जो लोग कुछ भी फीस नहीं भर सकते, जो लोग 299 का, 599 का, 999 का कोर्स नहीं खरीद सकते, उनके तो काम आएगा ना ये कम से कम बच्चा। ओके एनीवे, सो विल स्टॉप हियर, स्टॉप नहीं, अरे मतलब ये प्रॉब्लम हो गया, सो वी हैव गॉट द आंसर व्हाट 30 kg। स्टॉप नहीं करेंगे जल्दी, अभी तो टाइम है यार, थोड़ा सा और रात गुजरने दो, आगे कर लेंगे। और क्या है, और क्या है, ये कह रहे हैं मेटल रॉड के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, हटो ये होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक वॉल है, हाँ ये आया मजेदार सवाल, MST CET 2021। सो लिसन वेरी केयरफुल, एक वॉल है जिसकी 2 लेयर्स हैं, A और B, A और B 2 लेयर्स हैं, ठीक है, तो A और B 2 लेयर्स हैं, एक वॉल एक दीवार है,
तो एक दीवार है तो मान लो इतनी मोटी है और दूसरी दीवार यहां पर इतनी मोटी सी, दो दीवारें हैं, मतलब एक ही दीवार है ये पूरी मिला के, लेकिन उसमें दो लेयर्स हैं। तो ये ए है और ये बी है, दो दीवार है। ठीक है बच्चा, मतलब एक ही दीवार में दो दीवारें रे बाबा, ऐसा समझ लो। फिर आगे क्या, दोनों का मटेरियल अलग है, चौड़ाई सेम है, चलो चौड़ाई सेम है, सेम थिकनेस है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके आगे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ए इज थ्राइस दैट ऑफ मटेरियल बी। अच्छा, तो ये जो है उससे टेम्परेचर 3 गुना ज्यादा तेज कंडक्ट कर सकता है, मतलब टेम्परेचर को यहां से वहां ले जा सकता है उससे ज्यादा फास्ट, यानी कि डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज 3 टाइम्स डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ये है ए, ये है बी। अरे बी जो हीट यहां से वहां ले जा सकता है और ए जो हीट यहां से वहां ले जा सकता है, उसमें ए 3 गुना ज्यादा है बी से 3 गुना ज्यादा। अरे देखो ना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इज थ्राइस दैट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट ऑफ बी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आ रहा है? बल्कि ईमानदारी से अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे कैपा की वैल्यू 3 आना चाहिए, है ना, और यहाँ पे कैपा की वैल्यू 1 आना चाहिए, मतलब इसकी कैपा की वैल्यू जो भी 1 है, अरे जो भी वैल्यू है उसका 3 गुना ये। सो कैपा ए इज 3 टाइम्स कैपा बी। सो कैपा बी इज लेट्स से कैपा बी कितना है, कैपा है, और कैपा ए 3 टाइम्स कैपा है या 3 टाइम्स कैपा बी है, एक ही बात है। अरे समझे क्या नहीं समझे भाई? अरे यार तुम लोग को यार ये सब छोटी मोटी चीजें आती है कि नहीं लिखना, ऐसा बच्चा ये सब आता है कि नहीं लिखना? सो इट इज 3 टाइम्स कैपा, इस तरीके से। ओके, ये अपने काम आएंगे सारी चीजें, ये सारी बातें काम आएंगी। ये डिस्कशन हो गया, ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ओके, अब आगे क्या है, आगे कहानी क्या है? इफ अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम टेंपरेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 40 डिग्री। अच्छा, तो यहां से यहां का जो टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा टी दिया हुआ है, वो है 48 डिग्री सेल्सियस। 48, क्या हो रहा है यार, व्हाट द हेल मैन, कहां आ गए ये, हम आ गए हैं कहां? हाँ, क्या दिया हुआ है, 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है बच्चा? 48 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब आगे पूछा क्या है, द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए। अच्छा, तो यहां का टेम्परेचर डिफरेंस हमको चाहिए, यानी कि डेल्टा T1 चाहिए, है ना, डेल्टा TA चाहिए, डेल्टा TA, मतलब मेरे को यहां का टेम्परेचर जो भी है T पता करना होगा। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। यहां से यहां का टेम्परेचर डिफरेंस 48 है, लेकिन इस बात को याद रखो कि ये जो 48 है वो कैसे होना चाहिए, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 के बराबर होना चाहिए। अरे मान लो कि यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 0 है, तो ये डिफरेंस तो 48 हो गया, लेकिन फिर अगर ये 48 है तो मान लो ये होना चाहिए 20, कितना होना चाहिए, मान लो ये 20, और फिर ये 20 और ये 0। अरे अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 48 से यहाँ पे 20 गया, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 28, और ये कितना है 20, ये 20 से 0 गया 20, तो मिला के 48 ही होना चाहिए। अरे यहां से यहां माइनस, फिर यहां से यहां अगर करोगे तो सेम आना चाहिए ना भाई, यही मैं कह रहा हूं, खाली इतना कह रहा हूं। सो आपको डेल्टा T1 निकालना है, आपको कितना निकालना, क्या निकालना है, डेल्टा T1। तो कैसे निकालेंगे डेल्टा T1? अरे आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे एक दीवार है, इस दीवार में यहां मान लो 48 डिग्री है, यहां मान लो 0 डिग्री, मान लो कि 0 डिग्री है, तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। सो एक बात याद रखना कि जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम हो जाता है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो रहता है डेल्टा Q बाई डेल्टा Q बाई डेल्टा T, दैट बिकम्स अ कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, सो इसका ये मतलब हुआ कि कैपा A डेल्टा थीटा बाई डेल्टा X इज फिक्स। सो ये कांस्टेंट, अरे ये कांस्टेंट हो जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, कैपा A डेल्टा थीटा बाई डेल्टा X, तो ये भी फिक्स हो जाता है। समझ गए? सो कैपा A है, ये कैपा B है, दोनों का एरिया सेम है, चौड़ाई मोटाई सब सेम है, लंबाई उम्बाई सब सेम है। सो आखिरकार बचा ये, है ना। अब ये डेल्टा थीटा क्या है और वो डेल्टा थीटा क्या है, आइए जानते हैं। ये डेल्टा थीटा क्या है और वो डेल्टा थीटा क्या है, वो जानते हैं। तो अगले स्लाइड पे हमें जाना होगा। सो यहां पे आ जाएगा आपका, ध्यान से सुनेंगे, कैपा A इंटू डेल्टा थीटा A इज कैपा B इंटू डेल्टा थीटा
डेल्टा थीटा बी, ऐसा हो जाएगा। अरे ये ए वाले की बात चल रही है, बी वाले की बात चल रही है भाई, ठीक है। सो कैपा ए 3 टाइम्स कैपा बी रहता है, मतलब दिया हुआ है रे बाबा, रहता नहीं है, दिया हुआ है, इंटू डेल्टा थीटा बी। ये कैंसिल, सॉरी ये नहीं, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। सो डेल्टा थीटा ए इज डेल्टा थीटा बी बाई 3। अरे हाँ क्या ना, डेल्टा थीटा ए इज डेल्टा थीटा बी बाई 3, इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर ये चीज हमें आ चुकी है बच्चा, ये चीज अगर हमें आ चुकी है कि डेल्टा थीटा ए डेल्टा थीटा बी बाई 3 है, तो इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। अरे ये भी तो वही चीज है, अरे बाबा ये भी तो वही चीज है कि डेल्टा थीटा इज डेल्टा थीटा ए प्लस डेल्टा थीटा बी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा थीटा ए है और अरे देखो यार, टी को ही मैंने थीटा बोल दिया, समझ गए। अरे बाबा डेल्टा टी सेम एज डेल्टा थीटा, एक ही बात है, समझ गए। तो अब ये मिल गया ना कि डेल्टा थीटा ए कितना है। सो डेल्टा थीटा इज हाउ मच, 48 डिग्रीज, ठीक है। सो पुट दिस इन 1। सो 1 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन 1 है। क्या आ जाएगा, 48 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट में आ जाएगा, देखो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा। डेल्टा ए थीटा ए की जगह पे आ जाएगा डेल्टा थीटा बी बाई 3 प्लस, एक सेकंड, मुझे डेल्टा थीटा ए निकालना है ना, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, इसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। डेल्टा थीटा बी इज 3 डेल्टा थीटा ए। अरे बाबा ये 3 इधर चला जाएगा ना बच्चा, अरे हाँ के ना रे बाबा। सो डेल्टा थीटा बी इज 3 टाइम्स डेल्टा थीटा ए। सो यहां पे क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ए प्लस 3 डेल्टा थीटा ए। सो 48 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 डेल्टा थीटा ए। सो डेल्टा थीटा ए आ जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। सो 12 डिग्री सेल्सियस बिकॉज 48/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48/4। सो 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अरे ये चाहिए था कि ये कितना है, तो ये 12 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 48 में से 12 तो इधर चला गया, तो इस जगह का टेम्परेचर कितना होगा, इस जगह का टेम्परेचर कितना होगा, ये वाली जगह का, ये 48 है, 12 माइनस करो, इधर का होगा 36 और इधर का होगा 0 लेट से। तो अगर ये 48 है तो ये 36 होगा, 0 होगा। अगर जरूरी नहीं कि ये 48 है 36 के 0 होगा, यहाँ से यहाँ 48 है ऐसा बोला है खाली, ठीक है। चलो एनीवे, तो अगर ऐसा यहाँ पे 48 रहा तो वहाँ पे 36 होगा। सो 12 डिग्री इज द राइट आंसर। देखो जरा चेक करो किधर के आंसर, 12 डिग्री सेल्सियस, फैंटास्टिक, समझ गए। तो बेटा अपने को चीजें सॉल्व करना आना चाहिए ना, कि इन लोगों ने बोला ये है कि भैया सेम थिकनेस है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है एक की दूसरे से 3 गुना ज्यादा है, ऐसा मतलब जो भी बोला है। तो यहाँ से अगर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इसका प्लस उसका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, वो पहली इक्वेशन आ गई। फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन स्टेडी स्टेट कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, वो इक्वेशन से हमें कुछ तो रिलेशन आ गया और वो लेके हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट यही सही प्रोसेस, समझे बच्चा कि नहीं समझे यार। एक विंडो ग्लास ऑफ एरिया दिया हुआ है, थिकनेस 4 mm दिया हुआ है, चलो निकाल लेते हैं। एक विंडो ग्लास है जिसका एरिया दिया हुआ है A 10⁻3, थिकनेस दिया हुआ है 4 mm, यानी कि डेल्टा एक्स दिया हुआ है। एक साइड पे टेम्परेचर उसका यानी कि θ1 उसका 32 डिग्री सेल्सियस है, अदर साइड -8 डिग्री सेल्सियस है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास है 2.2 कैपा की वैल्यू। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द ग्लास विल बी व्हाट, यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये पूछा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी पूछा हुआ है। अरे तो ये तो फॉर्मूला अपने पास है ना भाई। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपा ए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है ना अपने पास। सो यहां से आंसर आ जाएगा। सो कैपा की वैल्यू कितनी दी गई है, इट इज 2.2 कैलोरी पर सेकेंड मीटर एंड डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, तो 2.2 दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 10⁻3। चलो 10⁻3 ले लिया इधर एरिया, और क्या दिया हुआ भाई, एक सेकेंड ना, मीटर और सेंटीमीटर। अच्छा खेला हो बे हमारे साथ, मजाक मस्ती। यहां पे आएगा कैलोरी, यहां पे आएगा सेकेंड,
यहाँ पे आएगा मीटर और यहाँ पे आएगा डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे एरिया में देखो क्या लिखा हुआ है, 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, लेकिन उसका स्क्वायर दिया तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जाल में फंस मत जाना इन लोगों के। और क्या दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 32 और एक साइड पे 8 है। सुनो, एक साइड पे 32 एक साइड पे 8 है, तो डिफरेंस 40 का है बाबा। अरे 32 और 8 नहीं है रे बाबा, 32 और 8 नहीं है, बल्कि 32 और -8 है। तो हो जाएगा आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये आपका 40 डिग्री। अरे आपको ये वाला पेन शायद दिख नहीं रहा होगा। तो 40 डिग्री इधर है, डिवाइड बाई रॉड की लंबाई कितनी है, रॉड का एरिया तो, अच्छा रॉड की जो लंबाई है ना, रॉड नहीं, ग्लास है, ग्लास की जो थिकनेस है यानी कि लंबाई है 4 mm है। 4 mm मतलब 4 × 10⁻³ मीटर। समझ गए, परफेक्ट। आई होप कि आपको दिख रहा है यार, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बराबर से वीडियो में। ओके, सो लिसन, अब मजा आएगा, अब आएगा मजा। सो ये जो चीजें हैं इसको कैलकुलेट करना है। मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं वापस से। तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T की वैल्यू 2.2 इंटू, ये देखो ये मीटर और ये मीटर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल, उड़ गया वो। अब बचेगा कैलोरी और डिग्री सेल्सियस ही बचेगा खाली, है ना, बल्कि डिग्री सेल्सियस भी उड़ गया, डिग्री सेल्सियस भी उड़ गया, बचेगा सिर्फ कैलोरी पर सेकंड। कैलोरी पर सेकंड में आंसर दिया हुआ है। तो आ क्या रहा है, 40 ऊपर है और नीचे 4 है, 40 ऊपर है नीचे 4 है ना। अरे ऊपर 40 है नीचे 4 है भाई, तो 10 आ गया। तो 2.2 आ रहा है, 10⁻³ आ रहा है, 10⁻⁻⁴ आ रहा है, और क्या आ रहा है 40/4 यानी कि 10 आ रहा है, और क्या आ रहा है नीचे है 10⁻³ यानी कि नीचे 10⁻³ है। सो अगर इस हिसाब से देखने को गए तो ये बंदा इसके साथ कैंसिल होकर -3 बन जाएगा, ये -3 ये -3 कैंसिल हो जाएगा। सो 2.2 × 10⁻³ इज द आंसर, है ना। 2.2 × 10⁻³ ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ये क्या है रे, ये आना चाहिए। 10⁻³ का मतलब होता है किलो कैल। सो कैल पर सेकेंड आ रहा है। सो 2.2 किलो कैल पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मतलब कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, डायरेक्टली फॉर्मूला है उसी से काम करना है। कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें ना यूनिट्स बहुत अजीब दिए हुए, यूनिट्स अजीब दिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, परफेक्ट। आई होप कि सभी के मेंदू में ये बातें घुस रही हैं। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो कैपा ऑफ कॉपर इज मोर देन कैपा ऑफ मर्क्यूरी इज मोर देन कैपा ऑफ ग्लास। सेम क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो हो रही है, यानी कि सबका Q/T सेम है पर यूनिट एरिया। अच्छा, फ्लोज पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अच्छा, Q/AT सबका फिक्स है। और क्या बोला है, हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, इसको इन लोग ने नाम दे दिया है एक्स। ठीक है। सो अब उन लोग क्या बोल रहे हैं, सुनो, चाहे आप कॉपर लो, मर्क्यूरी लो और ग्लास लो, कुछ भी लो, सबका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कांस्टेंट है, यानी कि कैपा इनटू एक्स इज कांस्टेंट। सो कैपा एक्स इज अ कांस्टेंट, व्हिच मींस कैपा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका तो सिर्फ एक और एक ही मतलब है कि जिसका कैपा बड़ा रहेगा उसका एक्स छोटा रहेगा। तो आंसर आना चाहिए एक्स सी लेस देन एक्स एम लेस देन एक्स जी। तो एक्स सी लेस देन एक्स एम लेस देन एक्स जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। अरे आई होप के सभी के भेजे में बातें घुसी हैं। अरे ये फॉर्मूला कहां से आया, अरे बाबा यही तो फॉर्मूला है रे बाबा, क्या है रे, सेम फॉर्मूला है ना, खाली ए को नीचे लिया है। क्यों लिया है ए को नीचे, क्या लिखा है इधर, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ ईच। पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया, हीट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। समझ गए। सो बहुत ही बचकाना था। आई होप कि आपके मेंदू में सारी बातें घुसी हैं, आपको आई होप कि सारी चीजें समझ में आई हैं। हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी सारे तरीके के प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग जो है अपने हिसाब से बाद में सॉल्व करिएगा। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखो दिए हुए, काफ़ी सारे दिए हुए, काफ़ी सारे। तो
दैट्स इट, विल स्टॉप हियर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और आप चाहते हैं फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसे और डिटेल्ड लेक्चर्स लेके आऊं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, ठीक है। ये बाकी ये जो डॉक्यूमेंट है तो अपलोड हो जाएगा ऐप के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।